Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 74 रुपए 30 पैसे और ऑस्ट्रेलियन 53 रुपए 40 पैसे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का समाप्त होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर हमारा हमेशा का प्यारा हिंदी कार्यक्रम दर्पण। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी, राजेश पांडे और मैं शर्मिला पांडे। आज हमारे एक स्पेशल मेहमान आ रही हैं स्टूडियो में, कवयित्री रेखा राजवंशी जी, और हम आपको सुनाने वाले हैं बहुत सी प्यारी प्यारी बातें और बढ़िया बढ़िया गाने, विज्ञापन। शैला जी बात करेंगी भारतीय इंडियन डायस्पोरा के बारे में, हम कुछ गज़लों के बारे में बात करेंगे और रेखा जी अपनी कविताएं सुनाएंगी और राजेश जी के चुटकुले कहाँ जाएंगे सुनने वालों। तो चलिए तैयार हो जाइए, लेकिन चलिए सुनते हैं पहले आज का विचार। जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो, मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। वाह 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 वाह, हाँ ये तो है। चलिए सुनते हैं एक अच्छा सा भजन। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले। नैया तेरी, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले।
हरि आप ही उठावे तेरा भार। उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार। उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। जी हाँ दोस्तों, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तू काहे को डरे। जरूर करेंगे बेड़ा पार। कोरोना में सभी लोग डर रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। बिना उनके कैसे आपका बेड़ा पार हो सकता है। जी हाँ, तो चलिए एक लगाते हैं अच्छा सा पुराना गाना, बहुत ही हमारा फेवरेट गाना है ये। ठीक है, ये आपको कुछ बोलना है शिमला जी? आप जिंदगी का साथ निभाइए, हम सुनते हैं। अच्छा ठीक है। सुनने वालों, मैं सोच रही थी कि आप ये गाना पहचान रहे हैं या नहीं। ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत और इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि ये देवानंद ने गाया था। हाँ। और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने कमाल कर दिया था। हाँ, और उसमें डबल रोल था ना। हर फिक्र देवानंद को का। धुएं में उड़ाता चला गया। देवानंद का डबल रोल था। ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर से याद आया, आर्मी ऑफिसर से मैं आज सुनने वालों के साथ ये भी बांटना चाहती हूँ कि हम हमेशा भारत की बातें करते हैं आज के प्रोग्राम में, हमारे कार्यक्रम में। और आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 23 जनवरी। और उन्होंने हमको कितने सारे प्रेरणापूर्वक नारे दिए, जिसमें था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा था। और उनकी और एक विचार मैं सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि अगर जीवन में संघर्ष ना रहे, अगर जीवन में संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। तो ये आज की तारीख में जब हम कोरोना की बातें कर रहे हैं और संघर्ष की बातें कर रहे हैं, तो ये हमें प्रेरणा देता है। और इसी के साथ राजेश जी, आप जिंदगी का साथ निभाइए और हमें सुनाइए। बिल्कुल, हर फिक्र को धुएं में उड़ाइए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हेलो ऑस्ट्रेलिया। अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है। विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। यू विश, विशमेड डिलीवर्स। दैट्स देयर मोटो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au। विशमेड इज प्राउड स्पॉन्सर ऑफ दर्पण रेडियो। तो जी हाँ दोस्तों, शैला जी आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी प्रवासी भारतीयों के विषय में कुछ आज। श्रोताओं, 9 जनवरी को 17वीं प्रवासी दिवस भारतीय मनाया गया था, तो हमने इस विषय को और आगे बढ़ाने के लिए आपको आमंत्रित किया है कि आप अपने विचार हमको हमारे फोरम पे भेजिए। 32 मिलियन प्रवासी भारतीय संसार के 136 देशों में बसे विश्व के सबसे बड़े डायस्पोरा हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2020 में हमारी ऑस्ट्रेलिया में संख्या 7.21 लाख थी, यानी कि 721,050 थी। इसमें सबसे अधिक है विक्टोरिया में, और उसके बाद दूसरे नंबर का है न्यू साउथ वेल्स में। मुझे ताज्जुब हुआ है सुन के, मुझे लगा न्यू साउथ वेल्स ही सब कुछ है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के तहत हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने आवश्यक हैं। इसमें हमें भारत सरकार के सहयोग की आवश्यकता है और अपेक्षा भी है, जैसे कि भारतीय दूतावास में भाषा व संस्कृत का विशेष विभाग, विश्वविद्यालयों में भाषा, साहित्य व संस्कृत का विभाग बनाया जाए। प्रवासी भारतीय समुदाय भारतवर्ष की ही तरह विविधताओं का एक रंग है। प्रवासी भारतीयों के इतिहास का प्रस्थान बिंदु गौतम बुद्ध के समय यानी कि ईसा पूर्व आरंभ होता है, जब बौद्ध धर्म के प्रचारण के लिए भारतीय दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर बढ़े थे। दक्षिण भारत के कई शासकों ने अपना राज्य भी विस्तृत किया था भारत के बाहर, जिसमें कंबोडिया के अंगकोर वॉट्स मंदिर, जो विश्व की धरोहर हैं, मुख्य माने जाते हैं। तीसरी प्रवासी लहर 1830 के लगभग आरंभ हुई, जब अंग्रेजी सरकार ने अनुबंधित श्रमिक यानी कि इंडेंचर्ड लेबरर्स को सुदूर अपने उपनिवेशों में भेजना आरंभ किया था। तो इसमें सबसे पहले लोग भेजे गए थे मॉरिशस में, उसके बाद था कैरिबियन आइलैंड में जैसे टबाको, ट्रिनिडैड, गयाना, वेस्ट ब्रिटिश गयाना, जमाइका, सूरीनाम मेन थे। इसके बारबाडोस,
इसके अलावा फिजी, साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों ने हमारे देश के इंडेंचर्ड लेबर्स को भेजा था। रेशियल इमिग्रेशन लॉ के अनुसार 1917 में महिलाओं का जाना वर्जित था। तो आपको शायद आश्चर्य सुन के कि इसके फलस्वरूप तमाम भारतीय पुरुषों ने स्थानीय महिलाओं से, मैक्सिकन महिलाओं से विवाह किया। अच्छा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे, मैक्सिमम में कितने सारे संसार में ऐसे लोग हैं जिनका कि ओरिजिन भारत से है लेकिन वो जानते नहीं हैं। बहुत कुछ 20वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में भारतीय वेस्ट कोस्ट अमेरिका जाकर बस गए और उसमें से बहुत कुछ कैलिफोर्निया में किसान व फार्मिंग के उद्योग में जम गए। तो कैलिफोर्निया में जो फलों की, ड्राई फ्रूट्स की और फ्रेश फ्रूट्स की जो बहुत बड़ी बड़ी फार्मिंग है, उसमें भी हमारे भारत के किसानों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है करीब 100 सालों से। भारतीय प्रवास का एक बड़ा जत्था 11वीं शताब्दी में रोमा और जिप्सी का था, जो भारत से अफ़गानिस्तान होते हुए ईरान, वो मिडल ईस्ट और यूरोप में पहुँचे थे। ये अधिकतर संगीतज्ञ थे और इन्होंने स्थानीय धर्म, पहनावा, रीति रिवाज उसमें स्वयं को ढाल दिया था। आपने अगर कभी आप लोग ने यूरोप में देखा हो कि बहुत से जिप्सीज दिखाई पड़ते हैं, तो ये सब हमारी ही नस्ल के लोग हैं। मैंने तो देखा था इटली में कि जिप्सीज लोग थे। मुझे भी लग रहा था कि ये लोग हो कहाँ के सकते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से लोग राजस्थान के हैं जो कि 11वीं शताब्दी में यहाँ से गए थे। अब राजेश जी बताइएगा कि इतनी लंबी वार्ता में हम कौन सा गाना कब लगाएं? चलिए, अब गजलों की बात हुई है तो एक बढ़िया सा गजल लगाते हैं। हाँ। बहुत ही अच्छा गजल है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज। वाह वाह, क्या कहना है। चलिए। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ, वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ, वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, मेरी वफा का वहीं पर मज़ार आज भी है। हो किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने देख
आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, जैसा कि मैं आपसे बता रही थी कि भारतीयों का देश पलायन या प्रवास लगभग 2300 वर्ष पहले आरंभ हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है और आप और हम उसी के भाग हैं। तो उसी में मैं फिर से शुरू करती हूँ कि स्वतंत्रता विभाजन के बाद बहुत से भारतीय बेघर हो गए, जिन्होंने विश्व के कई देशों में शरण ली, जिसमें एशिया व अफ्रीका प्रमुख हैं। 19वीं शताब्दी व 19वीं शताब्दी के अंत व 20वीं शताब्दी के आरंभ में कनाडा व अमेरिका में मुख्यतः सिख समुदाय जा बसा। उसी समय ऑस्ट्रेलिया में सिख समुदाय ने वोल्गोल्गा आकर खेतीबाड़ी आरंभ की थी। श्रोताओं, आपके समकालीन प्रवासियों का प्रवास, यानी हमारे और आपके प्रवासियों का प्रवास आरंभ हुआ था 1960-70 के दशक में, जो पिछले प्रवासियों से बिल्कुल अलग था। ये जो समुदाय था उच्च शिक्षा प्राप्त था, प्रोफेशनल या विद्यार्थियों का समुदाय था। यह आर्थिक रूप से संपन्न, समर्थ, स्वतंत्र व्यक्ति थे, जिन्होंने अमेरिका व कनाडा के वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रवासी भारतीय केवल आईटी व साइंस के ही नहीं उद्यम करता रहे हैं, अपितु इन्होंने साहित्य में भी अपनी परिष्कृत हिंदी अंग्रेजी के माध्यम से ख्याति प्राप्त की है। इसी समुदाय ने भारतीय विषयों पर पश्चिम की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से विश्व स्तर की फिल्में बनाई हैं। आप लोगों ने बहुत सुनो देखी होगी, जैसे अर्थ थी या दीपा मेहता ने बनाई हैं, मीरा नायर ने बनाई हैं। तो इसी तरह से इन्होंने जी हाँ भारतीय विषय रहे हैं, लेकिन आधुनिकतम टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनाई है। इस आधुनिक सुशिक्षित व संपन्न समुदाय को नॉलेज डायस्पोरा कहा जाता है। तो आप सब श्रोतागण, आप लोग आते हैं नॉलेज डायस्पोरा में। इस शक्तिशाली प्रवासी भारतीय के प्रभाव से 2007 में अमेरिका के सेनेट के इतिहास में पहली बार सेनेट का आरंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण से हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा कितना प्रभाव रहा है विदेशों में। विश्व स्तर पर कई संगठन हैं जो प्रवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसार की लगभग 80 नॉन रेजिडेंट एसोसिएशन उन्होंने मिलके एक अम्ब्रेला एसोसिएशन बनाई है, जिसको कहते हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये जो आपको हम लोगों को जो वीज़ा मिलता है उससे फ़र्क है ये। सो पीपल ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को संगठित किया है, जो सामूहिक रूप से भारतीय एकता, सद्भाव व विकास की प्रोन्नति में कार्यरत हैं।
आपको जान के शायद आश्चर्य हो कि 2007 में स्वामी नारायण मंदिर कनाडा के टोरंटो में बनाया गया था, जिसमें 7 हेक्टेयर के दायरे में एक म्यूजियम बनाया गया। इस म्यूजियम में जो अफ्रीका, कैरेबियन व फिजी से लोग कनाडा गए थे, उनको समर्पण किया गया था। ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में 1 मिलियन कैनेडियंस जो अफ्रीका, कैरेबियन और फिजी से आए थे, उनको समर्पित किया गया था। तो श्रोताओं, विश्व का इंडियन डायस्पोरा जो असफलता व समृद्धि के बल पर एक अग्रणी समुदाय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी व आपकी संरक्षा में अब ये चुनौतियाँ, नई चुनौतियाँ लेने को तत्पर है। तो तैयार हो जाइए कि अब हम लोग काफ़ी बढ़ चुके हैं, हम लोग मैच्योरिटी को प्राप्त कर चुके हैं, तो हम नई चुनौतियाँ के लिए तैयार रहें। धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत, लिंग, विचार, आरक्षण और भी अन्य आधारों में बटा भारत एकता के विकास में बाधक हो रहा है। तो हम सब इन सब चीज़ों को हटा के और आगे बढ़ें। अनेकता में एकता भारत का मूल सूत्र है और हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। यानी जितनी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, उन सब से आप आगे बढ़िए। आरक्षण से भाषा, प्रांत, धर्म, संप्रदाय, इन सब से आगे बढ़िए। हमारी नई पीढ़ी समर्थ व सक्षम है, वो भारत के प्रति उजागर है, जिसे हमें और भी सशक्त बनाना होगा। वो ऐसे नए भारत की परिकल्पना जिसमें एक भी बच्चा कूड़ा बीनते नजर न आए। ये हमें, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे देश का एक भी बच्चा कूड़ा न बटोरे। भारत संसार का सबसे अधिक रेमिटेंस देने वाला देश है। सबसे अधिक संसार में हम लोग पैसा भेजते हैं अपने देश को। प्रवासी भारतीयों ने पिछले वर्ष नवंबर 2021 में 87 बिलियन $US का रेमिटेंस किया था। 87 बिलियन $US भारत भेजे थे। तो इतनी बड़ी धनराशि के भागीदार हम प्रवासियों को अधिक अधिकारों की अपेक्षा अनुचित नहीं है। हम प्रवासी भारतीय उतने ही देशभक्त व निष्ठावान हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि हम प्रवासी उतने ही देशभक्त व निष्ठावान हैं जितने कि भारत में रहने वाले भारतीय हैं। तो राजेश जी, इस पर एक और लगाते हैं बढ़िया सा गजल। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। ये उमराव जान का। तो यही तो बात है कि हम अपने देश के लिए यही कहते हैं कि दिल चीज क्या है। दिल तो हमारा देश में ही है और देश के लिए हम भी यहाँ से कितनी सारी चीजें कर सकते हैं और करना चाहते हैं। उसी बात पे उमराव जान की ये खूबसूरत गज़ल सुनते हैं। और ये भी मतलब एक पहला नॉवेल था। मालूम नहीं लोगों को कि उमराव जान सच में थी या नहीं, लखनऊ में थी वो। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वो थी, कुछ लोग कहते हैं काल्पनिक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, वाराणसी में उनकी कब्र भी है। तो हो सकता है कि किसी चरित्र पे आधारित था ये। 1899 में नॉवेल लिखा गया था और उसके ऊपर कितनी फिल्म बनी है और सबसे यादगार थी ये रेखा की उमराव जान। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान माना कि दोस्तों को नहीं, दोस्तों को नहीं, माना कि दोस्तों को नहीं, दोस्ती का पास। लेकिन ये क्या कि गैर का, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. राजेश जी, आपने इतना खूबसूरत, आपने इतनी खूबसूरत गज़ल सुनाई, तो इससे मुझे बहुत सी चीज़ें याद आई कि जो लोग लखनऊ को जानते हैं, इसकी पूरी शूटिंग बनारसी बाग लखनऊ में हुई थी। और मेरे लिए इसका इम्पोर्टेंस ये थी कि मेरे छोटे भाई को इसमें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उमराज जान अदा में। अच्छा। तो इसलिए हम लोगों के पूरे फैमिली में बहुत बड़ी चीज़ है उमराज जान अदा। और आपने सही कहा था कि लखनऊ की थी ये। हाँ, और मुजफ्फर अली के डायरेक्टर। जी हाँ। तो श्रोताओं में फिर से अपनी वार्ता आरंभ करती हूँ प्रवासी भारतीयों के ऊपर। तो ये सोचिए आप कि जब 32 मिलियन जनसंख्या और 87 बिलियन इकोनॉमी वाला एक समुदाय है भारत का, जो कि ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से हमारा 32 मिलियन का समुदाय बड़ा है। और सोचिए कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 87 बिलियन, विच इज़ अ रीसेंट वन, कि नवंबर 2021 की है। तो ये तो समझिए कि भारत एक प्रवासी भारतीय, हम लोग एक वर्चुअल इंटेंजिबल ब्रांड इंडिया राज्य क्यों नहीं बना सकते हैं? जैसे कि बहुत सारी स्टेट्स इंडिया में, तो एक स्टेट वर्चुअल स्टेट जो है वो प्रवासी भारतीयों की भी होनी चाहिए। इस पर भारत सरकार ने विचार भी किया था कि होना चाहिए प्रवासियों के लिए अलग से।
लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ कि हम लोगों को श्रोताओं, यदि आपकी सहमत हो तो हम लोग भी फिर इसी का एक उठाएं। हाँ, it should start with regional conferences पहले तो। Yes, कि जब हमारा इतना इंटरेस्ट है, इतने पैशनेट है हम अपने देश के लिए, तो हम क्यों ना एक अलग से राज्य बनाएं। हाँ, और उसमें मतलब मॉरिशस में अप्रवासी घाट मनाया जाता है हर साल। तो वो सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ, भारतीय भले लेबर्स करके आए, लेकिन वो बस गए और उन्होंने बेहतर ही बनाया हर देश को, जहाँ भी हैं वो। इवन और हेडक्वार्टर जो है हिंदी का वो मॉरिशस में है। हाँ, तो और मॉरिशस में तो करीब 60% पॉपुलेशन जो है हमारी भारतीयों की है। दूसरी चीज़ भारत सरकार ने जिस पर विचार विमर्श किया था वो था कि प्रवासी विश्वविद्यालय, उसकी भी चर्चा हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले। वो भी मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छा हम लोगों का प्रयास होगा यदि हम उसके लिए भी लॉबी करें कि और जिसमें उस विश्वविद्यालय में, जैसे कि सोचिए कि नालंदा जो कि बिहार में है, उसको अगर प्रवासी विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट किया जाए और उसमें प्रतिष्ठित प्रवासी विद्वान अपना समय का दान दें कि सारे दुनिया भर से लोग आएँ और वहाँ की पढ़ाई शुरुआत हो गई। हमारी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या अब इस स्तर पर आ गई है कि हम भी भारत सरकार को अपने प्रस्ताव विचारों से अवगत कराएं। अब चूंकि ये दो जो विषय हैं, ये इनका विचार भी हो सकता है, तो हम क्यों ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कहें कि हमें भारत सरकार से ये अपेक्षा है कि वो एक तो वर्चुअल स्टेट कंसीडर करें, दूसरा वो विश्वविद्यालय कंसीडर करें, तीसरी वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एक डिपार्टमेंट खोलें, भारतीय संस्कृत का, भारतीय हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का, भारतीय भाषा का, हिंदी का। और तीसरी चीज़ जो है कि जैसे कि इंग्लैंड में और अमेरिका में पार्ट ऑफ हाई कमीशन कि वहाँ स्पेशल हिंदी के फर्स्ट सेक्रेटरीज होते हैं, डिप्लोमेटिक रैंक के, उसी तरह फिर ऑस्ट्रेलिया में क्यों न कीजिए। इसका मैंने बहुत पहले भी किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो श्रोताओं, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आपको ये वार्ता कुछ लाभदायक लगी हो, तो आप अपने विचार हमको भेजिएगा। राजेश जी, ये तो मेरी वार्ता थी। और मैं ये और सुनने वालों से पूछना चाहती हूँ कि और आपसे भी शैलजा जी, राजेश जी, सबसे फेमस NRI जिन्होंने मतलब करीब दुनिया का एक नजरिया बदल डाला, राजकीय, पॉलिटिकल और सामाजिक, सबसे फेमस कौन थे? इनिशियल्स थे MK। एक तो विवेकानंद साहब तो सबसे पहले थे, लेकिन वो जाके रहे नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका में गए थे वो। MK जी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, ही वाज NRI। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के लौटने के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। 1925 में गांधी जी लौटे थे अफ्रीका से, और इसी वजह से 9 जनवरी का किया गया था कि महात्मा गांधी हमारे सबसे प्रवासी थे। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जी हाँ, अभी मैसेज आ रहे हैं कि राजेश जी, आपने जोक को नहीं सुना है, तो एक छोटा सा जोक सुनाते हैं। सुनाइए। एक बार क्या हुआ कि एक महिला ने रोटी के छोटे टुकड़े कर दूध में घोल कर डाल दिया। अब देखिए फेसबुक पे क्या चलता है। हाँ। अब उसने रोटी के छोटे टुकड़े के डाल दिया फेसबुक पे, रेसिपी, उसकी फोटो खींच ली। हाँ। डाल दिया। हाँ। अपलोड कर दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये उसकी रेसिपी पूछी जाएगी। कमेंट पढ़ने के बाद आंखों में उसके अंधेरा छा गया। हाँ। अब देखिए, हाँ। पहला कमेंट क्या आता है कि दूध गाय का लेना है या भैंस का। दूसरा कमेंट आता है, रोटी हाथ से तोड़कर डालनी है या ग्राइंडर में पीसनी है। और तीसरा कमेंट क्या आता है, गेट लिखते हैं, रोटी के लिए कितना दूध लेना है। चौथा कमेंट आता है, दूध में शक्कर की जो गुड़ डाल सकते हैं।
और देखिए रोटी के लिए शक्कर कितनी चम्मच डालनी है। और कमेंट आ रहा है, दूध ठंडा लेना है या गर्म? रोटी के बदले डबल रोटी चलेगी? देखिए रोटी के लिए सब चल रहा है। हाँ, सिंगल रोटी के डबल रोटी। डबल रोटी, ब्रेड भी मतलब। क्या रोटी ताजी होनी चाहिए या बासी चलेगी? और कुछ शिक्षित जिन्होंने लोग काफी पढ़े लिखे थे वो कहते हैं रोटी के आटा तैयार कर लेना है या गेहूं पीस कर लेना है। रोटी रुमाली लेनी है या फुल्का लेना है? और एक और लेडी लिखती है रोटी खुद बनाए या रसोई करने वाली बाई से चलेगी? और आखिरी में एक लेडी जो कमेंट लिखती है कि रोटी अगर पति बनाए तो चलेगा। प्रोफेशनल आज का संसार ये अब हमारी और आप वाले नहीं है कि अंदाज से नमक डाल दी और अंदाज से चीनी डाल दी। अब आजकल हर आदमी प्रोफेशनल है कि हर चीज आप एक्सपर्ट से ही पूछिए। तो इसलिए हमारा बताइए समाज कहाँ जा रहा है? हम जैसे लोग तो बिल्कुल पीछे रह गए हैं जो अंदाज से सब काम करते हैं। जी दोस्तों, एक और अच्छी से लगाते हैं गजल। गज़ल सुनने वालों, गज़ल कविता का एक रूप है। दर्द के बावजूद प्यार की सुंदरता, अलगाव और दूरी में भी प्यार की अभिव्यक्ति का सुंदर रूप है गज़ल। गज़ल शुरू हुई थी 7वीं शताब्दी से अरबिक दुनिया में, लेकिन बढ़ते बढ़ते जब भारत तक आई ईरान से होते हुए तो अमीर खुसरो, गालिब और इनको लेते हुए और आज की दुनिया में बड़े बड़े कलाकार हैं, जगजीत सिंह और गुलाम अली जैसे। तो गज़ल का सफ़र बहुत लंबा रहा है और ये अर्थ पिक्चर में जो फिल्माई गई थी गज़लें बहुत ही अमर गज़लें हो गई हैं। तो वो सुनवा रहे हैं। राजेश जी सुनाइए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो,
ये अश्क जो पीते जा रही हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर। रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये थी बहुत ही खूबसूरत गज़ल फिल्म अर्थ से, महेश भट्ट की, डायरेक्टर कहते हैं उसकी अपनी ज़िंदगी पे आधारित थी। और इसमें थी शबाना आज़मी और स्मिता पाटिल और कुलभूषण गरबंदा थे जो इसके हीरो थे, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है ये। और मतलब बहुत लोग समय से बहुत आगे बनी थी ये, मतलब आज के ज़माने में भी वो अप्लाई करती है और कितने साल पहले बनी थी, लेकिन बहुत ही सटीक, बहुत सुंदर। और इसमें जो इमोशंस दोनों ने दिखाए थे, और लेकिन ये है कि उसका जो अंत था जो कन्वेंशनल नहीं था, बिल्कुल अलग था। और जो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि महिला सोचती है कि मैं अकेले ही बहुत हूँ, ठीक है, जो भी गुजरा मेरे साथ, जो भी हुआ मेरे साथ, और मेरे पति ने कहीं और अफेयर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई और दूसरा सहारा चाहिए, जो इस फिल्म का आधार था और बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया था। और आज भी हम लोग ये मूवी कितनी बार देखते हैं और इसके गाने सुनते हैं ना शैला जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शर्मिला जी, जगजीत सिंह की मखमली आवाज ने इसको और भी खूबसूरती दी है। बहुत ही, मतलब हर तरीके से संगीत और इसके लफ्ज जो थे, मतलब एक एक गजल के जो लफ्ज हैं कि रेखाओं का खेल है मुकद्दर, यही तो सुंदरता है हमारे हिंदी गानों में। अंग्रेजी गानों में देखिए कोई शब्द नहीं, कोई कविता नहीं। हमारे गानों की यही विशेषता है कि आप उनकी कविता देखिए, उनके भाव देखिए, दिल को छूते हैं एक एक शब्द। बिल्कुल। और चलिए आगे स्पॉन्सर्ड का संदेश सुनाते हैं। कोविड-19 टीकाकरण बूस्टर अब 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए सूचीकृत किए गए हैं। एक बूस्टर खुराक बहुत बीमार होने या कोविड-19 से मरने से आपकी सुरक्षा करती है। बूस्टर आपके जीपी, फार्मासिस्ट या अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रोफेशनल्स के माध्यम से उपलब्ध है। अपने आप को, अपनों को और अपने समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद करें
australia.gov.au पर अपना बूस्टर बुक करें। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अधिकृत स्पॉन्सर्ड। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा अच्छा गाना हुआ करता था बहुत पहले हमारे टाइम में, ये आओ मिल जाएं हम सुमन और सुगंध की तरह, ये प्रेम गीत, बड़ी पुरानी पिक्चर दी है। चलिए वो गाना लगाते हैं, ये भी गजल की उसमें आता है। आपका टाइम गया कहाँ है, आपका टाइम तो चल रहा है। हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। सूरत है ये सूरत तेरी, रात दिन साथ रहो, रात दिन साथ रहो, सीने में धड़कन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। जीवन की खुशी तुमने दी एक एक पल में, भर दिया सारे जग का प्यार मेरे आंचल में, प्यार का एक भी पल, प्यार का एक भी पल प्यारा है जीवन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह, आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। जी हाँ दोस्तों, आशा है आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सुंदर। चलिए एक सुनाते हैं, एक अपने स्पॉन्सर्ड के संदेश। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो जी हाँ, ये हमारे स्पॉन्सर्ड फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। तो एक और सुनाते हैं जोक बड़ा अच्छा सा, कि एक अमेरिकन और एक इंडियन बात कर रहे थे जी, और वो बात करते करते बात कर रहे थे कि भाई, अमेरिकन कहता है हमारे यहाँ का हर बंदा $5,000 महीने कमाता है,
और 4,800 खर्चा कर देता है। हाँ। तो अरे वाह, इंडियन कहता है भाई आपकी सरकार कुछ पूछती नहीं है। हाँ। जो कमाया खर्चा कर दिया, और बाकी चीजें कहाँ गई? हाँ। रेंट वगैरह कहता है वो सब हो जाता है। हाँ। भाई 5,000 कमा के 4,800 खर्चा कर देता है। हाँ बिल्कुल। कहता है अरे वाह दैट्स गुड। कहता है आपको, अब हम इंडिया के बारे में बताते हैं। हमारा इंडिया का हर MLA उसकी तनख्वाह सिर्फ जो है 2 लाख रुपए है। हाँ। वो 1 करोड़ रुपया महीना खर्चा करता है। 1 करोड़ रुपया, बताइए। कहता है आपकी सरकार पूछती नहीं है। कहता है हमारी भी सरकार कुछ नहीं पूछती है, बस खर्चा करते रहो। तो चलिए एक और लगाते हैं अच्छी सी गजल। आज तो आप गजलों पे उतरे हुए हैं। जी हाँ शैला जी, सिर्फ गजल पे आए हुए हैं। कौन सी गजल सुना रहे हैं? तो सुनने वालों को बता दूं कि गजल शुरुआत जो करते हैं उसको मतला कहते हैं जी। और उसमें काफिया और तुकबंदी होती है हर शेर में, और 12 से 15 शेर होते हैं ज्यादातर। जब गजल गीत बनने लग गई तो शायद कम होने लगे शेर। और आखिरी में मक्ता होता है जिसमें शायर अपना नाम बताता है और मतलब ओनरशिप देता है। और गजल में जरूरी नहीं कि पूरी गजल एक ही विषय पे हो, शेर अलग अलग विषय पे होते हैं लेकिन उनमें एक जुड़ाव सा रहता है शायद से। तो यही मजा है गजल का कि जैसे हमने अभी पहले की गजल में सुना तो शेर अलग अलग होते हैं। एक बात ये थी शर्मिला जी कि गजल का जमाना जो था वो 60s और 70s में थोड़ा सा धीमा हो गया था, लेकिन जो इसको रिवाइवल्स किया है वो जगजीत सिंह ने किया था। क्योंकि तब तक जब आपको याद होगा, आपको शायद ना याद हो, मुझे तो याद है कि 60s-70s में हम लोग गजल नहीं सुनते। 50s-60s में फिल्म का इतना ज्यादा फिल्म गानों की इतनी धूम थी कि गजल नहीं थी। फिर जगजीत सिंह ने फिल्मों में भी गजल लानी शुरू की। तो अब आजकल और गजल के जो शब्द होते हैं उर्दू के, उसमें मजा आता है। उसमें लगाते हैं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जी हाँ दोस्तों, एक और सुनते हैं अच्छी सी गजल। गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो।
आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। और जी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा गाना था फिल्म प्रेम गीत का, जो कि बहुत ही पुराना, बहुत ही अच्छा गाना था। आज आपने सारे अपने पसंद की गजलें सुनवा दी हैं हमको, सारे राज आपके खुले हैं आज। श्रोताओं, जैसा कि शर्मिला जी ने बताया था कि आज हमारी विशेष अतिथि हैं रेखा राजवंशी जी, जिनका कि आपने नाम पिछले कई वर्षों से सुना होगा, विशेष तौर पे पिछले 3-4 महीनों में। तो रेखा जी एक बहुत ही विशिष्ट साहित्यकार हैं, जिनका कि सम्मान पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने किया था, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है हिंदी के विस्तार में ऑस्ट्रेलिया में कि आपने हिंदी का स्वरूप ही बदल दिया है। आपकी 8 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, उनमें से कुछ का अनुवाद भी हो सका है। इसका विमोचन गवर्नर बम्बई ने किया था, और आपकी एक गज़ल जो थी वो अनूप जालोटा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने स्वर में इसको बांध दिया था। तो रेखा जी, आज आपका हमारे रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच में हैं। तो आज आप अपनी कविताएं सुनाएंगी, अपने विषय में कुछ बताएंगी, और मैं आपसे प्रवासी भारतीयों के विषय में एक चर्चा भी करना चाहूँगी, क्योंकि अब आपका विश्व के साहित्य में भारतीय प्रवासी की ओर से बहुत ही विशिष्ट स्थान है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारा जो मिशन है उसको भी प्रमोट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते, आप सबको नमस्ते। राजेश जी, शर्मिला जी, शैलजा जी, आपने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का, अच्छा लगा। और इतनी जितनी आपने तारीफ की उतना तो कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों से ही सीख रही हो। आप लोग तो यहाँ हिंदी के एक रेडियो के माध्यम से, और शैलजा जी आप तो हिंदी समाज के माध्यम से भी बहुत कार्य कर रही हैं और कर चुकी हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो आपने मेरे इतनी सारी बातें बताई, मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कुछ पंक्तियों के साथ। जिंदगी की किताब के पन्ने, गम खुशी के हिसाब के पन्ने। वाह वाह। जिंदगी की किताब के पन्ने, गम खुशी के हिसाब के पन्ने, जाने कितने सवाल अनसुलझे, उनके उलझे जवाब के पन्ने। वाह वाह, क्या बात है। एक वीरान गुलिस्तां में कहीं छिप रहे माहताब के पन्ने। वाह। और वस्ल के दिन तो 4 दिन के थे। वाह। वस्ल के दिन तो 4 दिन के थे, इंतजारी के ख्वाब के पन्ने। और इस उम्र की सियाही में, वाह, और इस उम्र की सियाही में घुलते धुलते शबाब के पन्ने। वाह वाह, शबाब के पन्ने। जलती बुझती हुई सी शम्मा में ढल गए आफताब के पन्ने। वाह वाह। आओ एक बार पलट ले इनको। वाह। आओ एक बार पलट ले इनको, इत्र के और गुलाब के पन्ने। वाह वाह, गुलाब ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप पलटते जा रहे हैं आज पन्ने, गजलें सुनवाए जा रहे हैं। जी, जी। लेकिन अंत में ये सारे गुलाब के पन्ने हैं। बिल्कुल गुलाब के पन्ने। हमारी बहुत महत्वपूर्ण हमारी स्मृतियां हैं इनसे जुड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा भी बताइए, आपको अवार्ड मिला है अभी यूपी में, उसके बारे में बताएंगे हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। मैं सोचती हूँ ईश्वर की कृपा रही है मेरे ऊपर, और ये अवार्ड मुझे यूपी
हिंदी संस्थान ने दिया था। वो हर साल 2 अवार्ड्स देते हैं प्रवासियों को और कई साल से देते रहे हैं। अधिकतर बार अवार्ड्स यूरोप या अमेरिका के साहित्यकारों को ही मिले हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम प्रवासियों को ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल हमें रिकग्नाइज़ किया गया है और मुझे इस लायक समझा गया। किसी ने मुझे, इसकी एक प्रक्रिया होती है, कोई आपको नॉमिनेट करता है, तो भारत से किसी ने मेरे कंट्रीब्यूशन को देख के नॉमिनेट किया और उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा। तो ये एक अच्छी बात है। लखनऊ में अवार्ड सेरेमनी थी, योगी जी को देना था लेकिन वो व्यस्त थे, तो दूसरे उनके लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे और संस्थान के सचिव भी थे और भी लोग थे, तो सबकी उपस्थिति में ये सम्मान नहीं हमारे देश में आ गया। तो इस किताब में सुनने वालों, मुट्ठी भर चांदनी में लिखा है, आज हम गजलों की बातें कर रहे थे, तो रेखा राजवंशी की गजलें नदी के सहज प्रवाह में तैरती हुई नावें हैं। अरे ये कुंवर बेचन जी ने लिखा था, तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन ये उन्होंने इस किताब की भूमिका लिखी थी। हाँ जी, हाँ जी जी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी और अच्छी कोई कविताओं से। क्योंकि प्रवासी दिवस पर शैलजा जी ने बहुत विस्तार से और बहुत सारगर्भित और बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा की। काफी मैं सुन रही थी जब आ रही थी, तो उसमें आपने जितने पहलुओं को उजागर किया उससे लोगों का ज़रूर मुझे लगता है फ़ायदा होगा और समझ में आया होगा कि कैसे प्रवासी कंट्रीब्यूट करते रहे हैं हमारे देश की इकॉनमी में, और हम दिल से वहीं जुड़े रहते हैं। तो ये गज़ल है मेरी, ये विनोद राजपूत जी ने गाई भी थी, पर मैं अपनी आवाज़ में तहत में मैं पढ़ कर सुनाती हूँ। जी हाँ जी। कभी बेहद सताता है तुम्हारी याद का बादल। हम आ जाते हैं विदेश, लेकिन देश की यादें जुड़ी सुंदर रहती है। कभी बेहद सताता है तुम्हारी याद का बादल कि अश्कों में नहाता है तुम्हारी याद का बादल। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जब माँ याद कर तुमको कभी बेचैन होती है, कि जब माँ याद कर तुमको कभी बेचैन होती है, तो फिर तुमको बुलाता है तुम्हारी याद का बादल। बहुत सुंदर। पिता खुददार है पर जब कभी बीमार होते हैं, पिता खुददार है पर जब कभी बीमार होते हैं, अकेला सा बनाता है तुम्हारी याद का। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कि हर राखी पे बहना तुमको बेहद याद करती है, कि हर राखी पे बहना तुमको बेहद याद करती है, उसे तब तब रुलाता है तुम्हारी याद का बादल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। और आखिरी शेर है, जो मिलके दोस्त बचपन के कभी गपशप लगाते हैं। वाह। जो मिलके दोस्त बचपन के कभी गपशप लगाते हैं, तुम्हें तब तब बुलाता है तुम्हें तब तब बुलाता है तुम्हारी याद का बादल। अश्कों में नहाता है तुम्हारी याद का बादल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी यादें आपने ताज़ा कर दी हैं अपने देश की। इसीलिए मैंने कहा था कि हम उतने ही, अगर ज़्यादा पैशनेट नहीं हैं तो उतने तो पैशनेट हैं ही जो भारत में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर वक्त भारत का सुख दुख हम यहाँ पर महसूस करते हैं और हमेशा हमारी यही भावना होती है कि देश में अच्छा हो। बस मैं आपको बताऊं, बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है। मैं भारत गई थी अभी जी हाँ जी। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं और बहुत चीज़ों में, जैसे हमारे समय में होता था कि बहुत मुश्किलें होती थी, भारत ने रोड सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं राजेश जी। हाँ जी। और मॉल्स तो यहाँ के मॉल्स की टक्कर में बहुत आगे हैं। अच्छा। सिनेमा हॉल यहाँ से बेहतरीन है और ये सब चीज़ें मुझे देख के लगा थोड़ा सा हमको अभी और आपको ताज्जुब होगा कि भुज गई जब मैं गुजरात शर्मिला जी, तो भुज में बिल्कुल कोई भीख मांगता हुआ ही नहीं दिखा। अच्छा। चलिए। जबकि अर्थक्वेक के बाद भुज एक तरह से पूरा बसा है दोबारा और रोजगार के अवसर इतने वहाँ पर लोगों को मिले हैं और ये सब देख के मुझे लगा कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। थोड़ा सा जो हमारे जो गरीबी और अमीरी के बीच का जो दायरा है, अगर वो भर जाएगा, अमीरों के दिल थोड़े बड़े हो जाएं और गरीबों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो बहुत एक अच्छा
एक रास्ता निकल आएगा। सब हो रहा है, सबके निशाने पता लग रहे हैं। जी। तो चलिए एक स्पॉन्सर्ड के संदेश सुन लेते हैं। जी। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। और जो है दोस्तों, रेखा जी की फरमाइश पे एक और अच्छी सी लगाते हैं गजल। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान
तो जिंदगी से हैरान हैं क्या आप सुनने वालों? तो जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग गज़लों से सुन रहे हैं। रेखा जी, आपकी किताब मैं देख रही हूँ, मुट्ठी भर चांदनी, बहुत ही सुंदर है। एक पन्ना हिंदी में और एक उर्दू में, और आपकी ये बहुत प्यारी लगी मुझे गज़ल, अपनी आँखों के चिरागों को सुनाइए ना प्लीज़। जी ज़रूर ज़रूर। देखिए, ये भी गज़ल हम लोग कैसे अपने देश को हमेशा जिंदा रखते हैं अपने अंदर, तो सुनाती हूँ। अपनी आँखों के चिरागों को जलाए रखना, अपनी आँखों के चिरागों को जलाए रखना, लौट आएंगे वो उम्मीद बनाए रखना। बहुत अच्छी। कोई मजबूरी रही होगी जो खत आया ही नहीं। आजकल तो ईमेल्स और मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं आजकल ज़्यादातर। कोई मजबूरी रही होगी जो खत आया ही नहीं, अपनी आंखों में मगर ख्वाब सजाए रखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। लौट कर आ न सके ऐसा नहीं अपना वक्त, लौट कर आ न सके ऐसा नहीं अपना वक्त, हसरतें दिल में कुछ अपने भी बचाए रखना। कब दवा बन गया ये दर्द भी बढ़ते बढ़ते। बहुत अच्छी। कब दवा बन गया ये दर्द भी बढ़ते बढ़ते, अब इसी दर्द की तासीर बनाए रखना। वाह वाह, तासीर बनाए रखना। और आखिरी शेर है, माना वो पास नहीं दूर वो दिल से भी नहीं, माना वो पास नहीं दूर वो दिल से भी नहीं, उनकी यादों को कलेजे से लगाए रखना। वाह वाह, कलेजे से लगाए रखना। मतलब गजल मेरे ख्याल से जैसे सूफियाना होता है अंदाज कि बात इश्क की करते हैं, लेकिन अंदर फिलॉसफी होती है, कोई दूसरा ही भावार्थ होता है और गहरा अर्थ होता है, और कई बार मतलब भगवान से जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे भी अब शायरी आ रही है। बहुत खूबसूरत वहम है मेरा, कहीं तो कोई है जो सिर्फ मेरा है। इश्क क्या चीज़ होती है पूछिए परवाने से, इश्क क्या चीज़ होती है पूछिए परवाने से, जिंदगी जिसको मयस्सर हुई मर जाने के बाद। ओहो, जिंदगी मयस्सर हुई जिसको जाने के बाद। रेखा जी, आपने कविताओं का इतना अपनी सुनाई, इतनी सुंदर सुंदर कविताएं, लेकिन आपने कहानियां भी बहुत अच्छी लिखी हैं। तो आपके जो कहानियों का संग्रह है उसके विषय में जरा बताइए। देखिए, मेरा अपना कहानी का संग्रह किताब घर से पिछले साल आया था। हाँ। लेकिन अभी हमारा नया प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साहित्यकार कवि सब दुनिया के सामने आए। हाँ। तो मैंने यहाँ के 20 लोगों की कहानियाँ, साहित्यकारों की कहानियाँ जोड़ के एक संग्रह बनाया है। और ये संग्रह, इसमें 20 कहानियाँ हैं, 20 साहित्यकार हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इसे मैंने साहित्य अकेडमी को सबमिट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे और ये छप के सबके सामने आएगा। और आपकी भी कहानी है शैलजा जी उसमें, और मुझे उम्मीद है कि ये संग्रह इतिहास में एक अनूठा संग्रह होगा। सो आपने ऑस्ट्रेलिया की जो इमेज बनाई है विश्व स्तर पर, वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही है, क्योंकि अभी तक हम लोग प्रयत्न करते रहे लेकिन हम विश्व पटल पर आ नहीं पाए थे। रेखा जी, आपका राष्ट्रपति भवन में भी स्वागत हुआ था, तो आप उसके विषय में बताइए। अभी नहीं, पहले हुआ था। जी 1996 में। हाँ। तो एक हम लोग का कवियत्री सम्मेलन वहाँ रखा गया था जी। और शंकर दयाल शर्मा जी बड़े काव्य प्रेमी थे, और विमला शर्मा जी। तो मुझे याद है कि बहुत अच्छी तरह उनकी शॉल और निमंत्रण पत्र अभी तक मेरे पास है। उन्होंने हम लोग करीब 8 लोग थे, हम लोग को निमंत्रित किया था, और पूरा कवियत्री सम्मेलन वहाँ पर हुआ था, और बहुत अच्छा लगा था। उसकी यादें, और खासकर राष्ट्रपति भवन की जलेबियाँ, वाह ये बहुत पतली और बड़ी नफासत से बनी हुई। ये भी जीवन का एक अद्भुत अनुभव है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में कितने लोगों को जलेबियां खाने का अवसर मिलता है। जी, मैं तो यही सोचती हूँ कि बिल्कुल शायद मेरे ऊपर हमेशा से माँ सरस्वती की कृपा रही होगी। रेखा जी, हम आपके इतने आभारी हैं कि आपने हिंदी को हमारे विश्व पटल पर लाके रखा है। तो अब आपसे हम लोग, मैं यही कहूँगी कि हम सम्मिलित
प्रयास है। आपने नींव तो आपने तैयार कर दी थी आप लोगों ने, तो हम लोग उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। नहीं तो जो हमारे ज़माने के तो खंडहर होते जा रहे हैं, आपकी इमारत जो बन रही है वो विश्व में अपना नाम करेगी। एंड अब इसीलिए हम लोगों को बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में भी साहित्यकार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्पण के सभी सुनने वालों, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम सुनाएंगे किसको, आप सुनने वाले हैं, इसलिए सारे मज़े हैं। आप तारीफ़ करते हैं, सुनते हैं और हमें फीडबैक देते हैं, सुनकर आपको अच्छा लगता है, तो हाँ, आप हैं तो हम हैं। बिल्कुल, हम भी दर्पण के श्रोता हैं। नहीं, आप तो बहुत पहले से आज की नहीं है, तो ये है। तो इसी पर रेखा जी, हम ये चाह रहे थे आपसे एक वार्ता करना कि अब हमारे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि 710 मिलियन पीपल जो हैं वो 710 नहीं, फिर भी बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में। तो हम लोगों को प्रवासी साहित्य, कला, विज्ञान, व्यवसाय, सियासत इत्यादि सभी में हमें अपना भाग लेना आवश्यक है। आपकी यूनिवर्सिटी की आइडिया बहुत अच्छी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो हम भी शुरू कर सकते हैं। मतलब क्यों नहीं, जब भारत में अन्नामलाई है और इंदिरा इग्नू है ओपन नेशनल, तो हम ओपन इंडियन NRI यूनिवर्सिटी क्यों ना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और मैंने ये प्रश्न भी उठाया था अभी भी, मैंने कहा कि भाई देखिए क्या होता है कि भारत में तो ये है कि उम्र के हिसाब से ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। ऑस्ट्रेलिया की तरह फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं। तो मैंने उनको कहा कि हमारे जैसे लोग जब अब खाली हो जाते हैं इस उम्र में, तो हम पढ़ना चाहें तो हम क्या पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम PhD हिंदी में करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि शैलजा जी 3 बार मैंने अपनी एजुकेशनल साइकोलॉजी में PhD एनरोल की और तीनों बार हो नहीं पाई पूरी। तो हमारे कुछ जो अरमान है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज बने तो पूरे हो सकते हैं। एंड एज डॉक्टर्स तो हम सारी जिंदगी पढ़ते हैं, मुझे लगता है। तो आप जैसे सीनियर डॉक्टरों का भी योगदान, मतलब हर फील्ड में, हम कहते हैं कि हर फील्ड में हमारे पास लोग हैं, तो वो सब एक साथ इस यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। तो प्रवासी भारतीय समुदाय एक विशिष्ट संगठन है। स्पेशली हम तो अपने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बोल रहे हैं, और इसका जो अवतरण हुआ है वो मिश्रित भाषा में हुआ है। तो हमें ये भी सोचना होगा कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो हमारी तरह हिंदी भले ही ना बोल पाए, अंग्रेज़ी बोल पाए, तो आप उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो हमारा जो संगठन है प्रवासी भारतीयों का, वो अंग्रेज़ी और हिंदी के मिश्रित भाषा में अवतरित हुआ है, और दोनों ही भाषाओं को समुचित योगदान अपेक्षित है, जिससे कि हम बच्चों को भी अपने इन्वॉल्व कर सकें। इसी दिशा में मेरा विचार है कि हिंदी भाषा वो भारतीय संस्कृति को ऑस्ट्रेलिया में औपचारिक रूप से संगठित करने का, और उसमें आपका योगदान विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। हिंदी प्रेमियों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती ही जा रही है। जी। और आपने देखा है, आपने जो ग्रुप शुरू किया है उसमें हम देखते हैं कि कितनी सारी विभूतियाँ और कितने सारे टैलेंट्स ऊपर आ रहे हैं। तो टैलेंट्स की यहाँ पे कमी नहीं है। जी। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि हिंदी को बोलचाल की भाषा से बढ़कर एक विशुद्ध भाषा का सम्मान दिया जाए। देखिए, हम भाषा की बात हम जब करते हैं तो ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है कि भाषा कैसी हो। तो भाषा अपने रूप बराबर बदलती रही है, और भारत में तो हर कोस पर भाषा बदल जाती है। तो एक बात ये है कि भाषा ऐसी हो जो समझ में आए। और फिल्मों का इतना बड़ा योगदान रहा है, दूरदर्शन का और टीवी का इंडिया के, कि फिल्में अगर ना होती तो मुझे लगता है कि आज का युवा हिंदी से शायद उतना ना जुड़ पाए। बिल्कुल। तो जो फिल्मों में भाषा बोली जाती है वो भाषा बड़ी बोलचाल की भाषा है। बिल्कुल। और अगर हम भाषा की को, मैंने देखा है जब रेडियो प्रोग्राम भी करती हूँ तो मैंने देखा था कि ये बच्चे जो युवा अब जिसकी बात कर रही हैं, ये लिखते हैं इंग्लिश में हिंदी को और पढ़ते हैं शुद्ध रूप में। तो एक ये रूप भी विकसित हो रहा है हिंदी का। तो किसी भी तरह से मैं तो ये सोचती हूँ हिंदी जिंदा रहे बस, क्योंकि विश्व की इस सदी के अंत तक विश्व की आधी भाषाएं समाप्त हो जाएंगी। ये एक
न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा हुआ एक पेपर है जिसकी रिसर्च ये कहती है। आप संस्कृत का ही उदाहरण ले लीजिए। जी, संस्कृत देखिए इतनी प्राचीन है पर समझ नहीं पाते इसलिए जी ग्रंथ हैं क्या नहीं है। मतलब अभी जो तीसरे नंबर पर है हिंदी पर, कुछ लोगों ने अभी रिसर्च करी, उनके हिसाब से पहले नंबर पर आ गई है। लेकिन नंबर की बात ही नहीं है, बात ये है कि हमारी नई पीढ़ी उससे जुड़े, बिल्कुल, और उसको बोले, उसको समझे और उसको ये सोचे कि इसको बोलने में ही हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है हम आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भारत के बच्चों की ज्यादा समस्या है। भारत संभल जाए तो ऑस्ट्रेलिया तो या विदेश तो संभला ही हुआ है। भारत के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं राजेश। ये वो सोचते हैं कि हिंदी बोलना तो बड़ा हम नीचे हो जाएंगे, डाउन स्टैंडर्ड है। हाँ, जब तक उन देश हमारा अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएगा कि भाषा का सम्मान करो। तो मेरा सुझाव है कि हिंदी की सक्रियता, प्रतिबद्धता व वैश्वीकरण को मुखौटा देने के लिए एक स्वैच्छिक संस्था का स्थापना हो, जो कि ऑस्ट्रेलिया में बसे प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने का सशक्त सेतु बने, जिससे हम अपने परिश्रम, योगदान व उपलब्धियों का आदान प्रदान अपनी भाषा में कर सकें। तो इसमें हमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों का ही समुचित प्रयोग करना होगा। तो ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि लोग मिलकर साथ में आए तो कुछ हो सकता है। चलिए रेखा जी, और इसी बात पे अपनी कविता अच्छी सुना दीजिए, एक और कोई जो आपकी फेवरेट हो। उसके बाद समय बचा राजेश जी, तो भारत का संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जी हाँ, सबको आप कविता रेखा जी कविता, क्योंकि 26 जनवरी भी आ रही है तो मैं सोचती हूँ भारत के ऊपर एक बिल्कुल बिल्कुल। भारत मेरे दिल की धड़कन, भारत है अभिमान मेरा, भारत राम कबीरा नानक, भारत है सम्मान मेरा। वाह वाह वाह। चंदन जैसी इसकी माटी, वीरों ने इतिहास रचा, चारों ऋतुएं करती नर्तन, रहता आंगन सजा धजा, सागर जिसके चरण पखारे, वो भारत है मान मेरा, भारत मेरे दिल की धड़कन, भारत है सम्मान मेरा। वाह वाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत में है धर्म अनेक, रहते मिलके भाई भाई, विविध जातियां पर है एक, गीता की शिक्षा है भारत, गीता की शिक्षा है भारत, वेदों का है गान मेरा, भारत मेरे दिल की धड़कन, वाह वाह, भारत है सम्मान मेरा, सम्मान मेरा, मलय सुगंधित करती जिसको, और हिमालय रखवाली, गंगा जिसको करती पावन, नर्तन करती हरियाली, योग ज्ञान जग को सिखलाता, भारत है अभिमान मेरा, भारत मेरे दिल की धड़कन, भारत है सम्मान मेरा, और नए सपन सबकी आंखों में, मन में नए इरादे हैं, भारत माँ की रक्षा में मिट जाएंगे ये वादे हैं, भारत माँ की रक्षा में मिट जाएंगे ये वादे हैं, विश्व भाल पर तिलक बने, बस यही है अरमान मेरा। वाह वाह। भारत मेरे दिल की धड़कन, भारत है सम्मान मेरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही। मुझे लगा 26 जनवरी भी आ रही है, बिल्कुल तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर दूं। चले में बोले, थोड़ा सा बोल लीजिए कुछ संविधान के बारे में। श्रोताओं, आगामी बुधवार को गणतंत्र दिवस ऑस्ट्रेलिया दिवस है। आपको दोनों की दर्पण परिवार की ओर से शुभकामनाएं। तो मैं आज भारत के संविधान पर प्रकाश डालूंगी। 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता के बाद ये प्रश्न उठा कि अब संविधान भारत का बदलना चाहिए। तो
308 सदस्यों की संविधान समिति बनाई गई, जिसकी 166 मीटिंग और 3 वर्ष की अवधि के उपरांत भारत के संविधान का हस्तलिखित दस्तावेज के रूप में 24 जनवरी 1950 को जन्म हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का चयन हुआ राष्ट्रपति के रूप में। मैं आपको दस्तावेज के विषय में थोड़ा बताऊंगी। दस्तावेज इटैलिक फॉन्ट स्टाइल में सुप्रसिद्ध अक्षर यानी कि कैलीग्राफी के माहिर श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, पंडित नेहरू के आग्रह पर। आपने इसके लिए किसी भी प्रकार की धनराशि को अस्वीकार कर दिया था। शांति निकेतन के कलाकारों, मुख्यतः नंदलाल बोस के सहयोग से ये भारतीय इतिहास व भूगोल का सचित्र प्रतिरूप बनकर तैयार हुआ। ये दस्तावेज चर्म पत्र यानी कि पार्चमेंट पेपर पर लिखा गया था। इसमें 432 पेन होल्डर इस्तेमाल हुए थे। इंग्लैंड और चेकोस्लोवाकिया से आयात किए गए 303 निब इसमें प्रयोग किए गए थे। 251 पृष्ठों का दस्तावेज 6 माह में बनकर तैयार हुआ। 22 इंच लंबा व 16 इंच चौड़ा 3.65 ग्राम का दस्तावेज पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में पुस्तकालय में सुरक्षित है। रायजादा जी की 85 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1986 को मृत्यु हुई। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह है लोकतंत्र धर्म निरपेक्ष भारत की सर्वोच्च सत्ता का उत्सव मनाना। 26 जनवरी इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यह राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय अवकाश का दिन है। देशभक्त शहीदों को श्रद्धांजलि देने का औपचारिक दिन है। दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है। इस दिन गणतंत्र दिवस की परेड एक मुख्य आकर्षण है दिल्ली में, जिसमें इस वर्ष एक अनूठे ड्रोन शो का आयोजन है। इसके अतिरिक्त हर प्रांत अपनी झांकियां भी दिखलाता है। भारतीय सेना द्वारा एक भव्य परेड का जल थल व आकाश के प्रदर्शन होता है, जिसमें अनेक पराक्रम व वीरता के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो आइए हम संकल्प लें देश के संविधान की सुरक्षा, देश की समरसता, शांति व विकास का सहयोग देने का। श्रोताओं, आज के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इंडिया गेट पर 28 फीट ऊंची व 6 फीट चौड़ी नेताजी की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसके तैयार होने तक आज होलोग्राम की प्रतिमा लगेगी और प्रधानमंत्री उसका अनावरण करेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का विशेष योगदान था। उन्होंने नवयुवकों को चलिए शैला जी, सब लोग देख लेंगे संविधान के बारे में। आज हमारे यहाँ जो आई हुई रेखा लीजिए, आपने तो बीच में ही खत्म कर दिया। अभी तो थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। समय समाप्त हो रहा है थोड़ा सा ना। रेखा जी आई, थोड़ा सुन लें इनसे, एक आध सूचना है, फिर उसके बाद आप आगे बता दीजिएगा। तो चलिए जी हाँ दोस्तों, ये सूचना है कि अगर आप कांटेक्ट करिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, यू नीड अ सप्लाई, कुछ खाने की चीज़ें चाहिए, या अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको कुछ खाना सप्लाई चाहते हैं, खाना लेना, और ये आप क्वारंटाइन में हैं, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो कॉल करिए 1300849278 पर। जी हाँ, 1300849278। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये, और ये अच्छा है। ये कम से कम 51,000 मील ये लोग पिछले 4 से 5 हफ्ते में सप्लाई कर चुके हैं, और इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं जो नंबर हमने आपको दिया है इसमें, और ये भी इसकी वेबसाइट भी है hindukouncil.com करके। तो जी हाँ दोस्तों, इसको आप कर सकते हैं संपर्क। तो जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा अच्छा था। और रेखा जी, समय समाप्त हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आप जाते थे बढ़िया से एक और आप कोई कविता सुना दीजिए। जी जी ज़रूर। अभी मेरी एक नज़मों की किताब आई है। शैलजा जी ने जैसे कहा था जी हाँ कि कोश्यारी जी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उन्होंने उसका विमोचन करा था। और उसकी शैलजा जी जैसे आप बात कर रही थी अभी कि वो मैंने जब अनूप जलोटा जी को दी तो उन्होंने बिल्कुल एक्सटेम्पोर वो रियाज कर रहे थे, और उन्होंने वो किताब खोली और एक पूरी उसमें से नज़्म पढ़ के सुना दी। जी। तो वो नज़्मों के ऊपर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन
क्योंकि आपका समय हो रहा है। नहीं, आप नज़्म अगर आपके पास है तो अभी यहाँ पर 8 मिनट है। जी तो जी। आप नज़्म अगर है तो आप 2 लाइन सुना सकती हैं इसकी। जी। नहीं, हम उसकी बात करेंगे बाद में। जी हाँ जी। तो मैं ये एक आपको सुना रही हूँ। जैसा कि शर्मिला जी ने भी कहा था कि बहुत सारी फिलॉसफी होती है हर गज़ल के अंदर। कोई मंजर नज़र नहीं आता। जी हाँ। कोई मंजर नज़र नहीं आता, क्यों मेरा घर नज़र नहीं आता। और कितनी नफ़रत भरी है दुनिया में, कुछ भी बेहतर नज़र नहीं आता। और सारे पैसों के पीछे पागल हैं, सारे पैसों के पीछे पागल हैं, घर कोई घर नज़र नहीं आता। और इस कदर में बढ़ गई है महंगाई। वाह वाह। इस कदर बढ़ गई है महंगाई, आस का दर नज़र नहीं आता। और लोरियां नींद लेके आ पहुंची, सुख का बिस्तर नजर नहीं आता। और अमन की बात के जरा पीछे तुमको खंजर नजर नहीं आता। वाह वाह, बहुत कोई अच्छी, मंजर नजर नहीं आता। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्यों मेरा घर नजर नहीं आता। तो चलिए शैला जी, आप ना पूरा कर दीजिए जहां आपका रह गया था। तो मैं ये कह रही थी श्रोताओं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का विशेष योगदान था। उन्होंने नवयुवकों में स्वतंत्रता का जोश भरने के लिए कहा था, जैसा कि शर्मिला जी ने भी बताया था आपको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके जैसा एक कालजयी नारा उन्होंने हमें दिया था। अंग्रेज़ों से मोर्चा लेने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई जापान के सहयोग से। और 21 अक्टूबर 1943 1943 21 अक्टूबर को नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार बनाई थी, जिसका कि हम में से बहुत कम लोगों को ज्ञान है। और इस अस्थाई सरकार को बहुत से देशों ने, 11 देशों ने, विश्व के 11 देशों ने उसको माना भी था, जिसमें इटली और आयरलैंड जैसे देश भी हैं जिन्होंने इसको मान्यता दी थी। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर कई भारतीय प्रदेशों को मुक्त कर दिया था। 24 वर्ष की आयु में ICS की कठिन परीक्षा की सफलता को त्याग कर नेताजी ने गांधी जी के सहयोग के लिए समर्पण कर दिया था। उनकी मृत्यु अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको मारा गया था, बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि वो बर्मा से लौटकर एक सन्यासी के रूप में भारत में रहा करते थे। तो चूंकि समय हम लोगों के पास कम है, इसलिए मैं अपनी वार्ता ख़त्म करती हूँ। और दूसरी चीज़ थी बहुत ही इम्पोर्टेंट कि 16 जनवरी को बिरजू महाराज का निधन हुआ था। बिरजू महाराज हमारे कथक के बहुत ही बड़े नर्तक थे भारत के। तो आज हम आपको इस विषय में नहीं बता पाए हैं, हो सकता है कि भविष्य में हम आपको इसको बता पाएँ। चलिए ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक अच्छी सी गजल लगा देते हैं, इन आँखों की मस्ती की।
You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au। और जी दोस्तों, आज आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है आपका दिन शुभ हो। और हम जाते जाते आप लोगों को नमस्कार करना चाहते हैं, और रेखा जी भी, शैला जी भी और शमिला जी भी, सभी लोग इस प्रोग्राम में हैं। तो दोस्तों, आप साथ दिया और आप इसका हमको फीडबैक भेज सकते हैं। तो नमस्कार। नमस्कार। अब आपसे अगले सप्ताह मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मजा आया आपको गजलें सुनकर? और मुझे खासकर बुलाने के लिए आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते। वाह, रेखा जी ने तो समा बांध दिया आज। फिर मिलेंगे अगले रविवार। और जाते हैं बढ़िया सी आपके लिए गजल छोड़े जा रहे हैं। शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर